हेलो एवरीवन। चलिए देखिए क्या पढ़ते हैं ईथरों में समावयवता। देखिए जो ईथर होते हैं इनमें देखिए निम्न प्रकार की समावयवता होती है, ठीक है ना। देखिए ईथर भी क्या करते हैं, निम्न प्रकार के समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखिए पहला नंबर क्या है आपका, पहला नंबर है क्रियात्मक समावयवता। जो ईथर होते हैं ये भी क्या करते हैं, निम्न प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। पहला देखिए है क्रियात्मक समावयवता। पहला क्या है, क्रियात्मक समावयवता। पहला आपका है क्रियात्मक समावयवता। देखिए इसमें देखिए क्रियात्मक समावयवता में जो ईथर होते हैं, जो ईथर होते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्या होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से समावयी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो ईथर होते हैं, ईथर संगत मोनोहाइड्रिक ईथर संगत मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के क्रियात्मक समावयी होते हैं, क्रियात्मक समावयी होते हैं, समावयवी होते हैं, ठीक है। जो अल्कोहल होते हैं वो क्या होते हैं, ईथर जो होते हैं ये संगत मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के क्या होते हैं, क्रियात्मक समावयवी होते हैं। जैसे आपका देखिए क्या हो गया एथेनॉल, ये क्या है CH3CH2OH, ये क्या है आपका एथेनॉल। अब देखिए ये क्या है, एथेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या आपका OH है। अब देखिए ईथर में क्या हो जाएगा आपका, यही CH3 आपका O, ये भी देखिए CH3। तो दोनों का देखिए इसमें अणुसूत्र सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे इसका भी देखिए क्या है C2H6O है और इसका भी देखिए क्या है C2H6O है। तो देखिए जो आपके ईथर होते हैं, ईथर क्या करते हैं, संगत मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के क्या होते हैं, क्रियात्मक समावयवी होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है आपका जो ईथर है, दूसरा देखिए क्या मध्यावयवता। दूसरा क्या होते हैं, मध्यावयवता, ठीक है। इसको देखिए मिटा देना, इसको समझ गए ना। दूसरा आपका देखिए हो गया आपका लिख लीजिएगा मध्यावयवता। देखिए मध्यावयवता में क्या होता है, मध्यावयवता में जो आपका ऑक्सीजन परमाणु नहीं रहती है, तो इसमें देखिए मध्यावयवता में ऑक्सीजन परमाणु से एल्किल जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप कह सकते हैं कि वे ईथर जिनमें ऑक्सीजन परमाणु से एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं, वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं आप लोग, मध्यावयवता, समझ रहे हैं। तो इसमें देखिए जो एल्किल समूह रहेगा वही क्या रहेगा, अलग अलग हो जाएगा, उसको अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल से समझेंगे, जैसे आपका ये देखिए क्या है आपका C2H5O, ये आपका है C2H5 है, ये क्या है डाई एथिल ईथर है। अब देखिए डाई एथिल ईथर को कैसे लिख सकते हैं, और देखिए ये इतना तो क्या रहेगा आपका, यहाँ पे देखिए डाई एथिल ईथर है। अब इसमें देखिए इसी के जो एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह, तो वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से एल्किल समूह क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होंगे। तो अब देखिए इसी को और कैसे लिख सकते हैं, इसको इस साइड क्या कर दीजिए, यहाँ पे CH3O लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, और इसको यहाँ पे आप कर दीजिए ये
CH3 और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये भी लिख सकते हैं, फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3O, यहाँ पे CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो देखिए इसका पहले का सूत्र क्या था आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C कितना है 4 है, C4, H कितना है, H 10 है, कितना है C4 है, H कितना है, H आपका 10 है, और ये आपका क्या हो जाएगा O, यही है ना। तो इसमें भी यही C4 H 10 O है, इसमें भी वही है। तो देखिए वे ईथर जिसमें ऑक्सीजन परमाणु से एल्किल समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो इसी देखिए यही आपका क्या है सूत्र है, इसी से क्या बन रहे हैं आपके 3 बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना, 3 आपके संरचनाएं बन रही हैं। तो ये तीनों क्या है आपकी मध्यावयवता है, समझ रहे हैं ना। मध्यावयवता में क्या होता है, ईथर के ऑक्सीजन परमाणु से जो एल्किल समूह लगे हुए रहेंगे वही अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उनको अलग अलग से लिख देंगे, जैसे यहाँ पे एथेन था, यहाँ पे इसको भी था, तो यहाँ पे कार्बन की नंबर को क्या करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये दोनों समझ गए। अब चलिए देखिए तीसरा है स्थान। तीसरा आपका हेडिंग डाल लीजिए स्थान समावयवता। हाँ, तीसरा देखिए आपको पढ़ना है क्या है, स्थान समावयवता। देखिए स्थान समावयवता में क्या होता है, स्थान समावयवता में, या फिर इसको कहते हैं स्थिति कहते हैं, समझ रहे हैं ना। स्थान समावयवता में जो आपकी क्या होती है, कार्बन की जो आपकी स्थिति होती है, समझ रहे हैं ना, कार्बन की श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह लगे हुए रहते हैं उसमें देखिए क्या होता है, स्थान में आपका हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा आप लोग स्थान समावयवता, ठीक है। इसको देखिए आप लोग लिख लीजिए स्थान समावयवता। अब देखिए इसमें देखिए सिंपल क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, जो कार्बन श्रृंखला के क्रियात्मक समूह रहते हैं या प्रतिस्थापी रहते हैं, दोनों की क्या होती है, स्थिति भिन्न भिन्न रहती है, ठीक है। जो कार्बन जो श्रृंखला के प्रतिस्थापी रहेंगे और जो आपकी क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, दोनों की स्थिति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें लिख लीजिए यहाँ पे, जब यौगिकों की कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति भिन्न भिन्न हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, इसको स्थान को क्या कह सकते हैं, स्थिति समावाद भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, स्थिति समावयवता भी कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या रहती है, कार्बन श्रृंखला की क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी की स्थिति क्या होती है, दोनों की भिन्न भिन्न रहती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसके लिए क्या करने के लिए, कम से कम आपके क्या होने चाहिए, कम से कम इसमें क्या होने चाहिए, 4 कार्बन परमाणु होने चाहिए, 4 क्या होने चाहिए, 4 कार्बन परमाणु होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, आपका स्थिति समावाद प्रदर्शित करेगा। जैसे आपका देखिए उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे ये आपका CH3O हो गया, यहाँ पे CH2 यहाँ पे आपका ये हो गया CH3। देखिए इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा, 1 मेथिल प्रोपेन, 1 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए इसकी स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए इसकी पोजीशन पर, यहाँ पे इसको घुमा दीजिए, इसको ऐसे रख दीजिए, इसको यहाँ पे, इसको ऊपर ऐसे लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए CH3 है, यहाँ पे O है,
ठीक है ना। यहाँ पे आपका CH हो गया, इस साइड भी देखिए CH3 लग गया, यहाँ पे भी CH3। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन होगा। क्या होगा, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन। अब देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, अब इसका देखिए 2 नंबर पे आएगा ना यहाँ पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापी दोनों की क्या हो रही है, स्थिति में भिन्न भिन्न। यहाँ पे 1-मेथॉक्सी प्रोपेन था, ठीक है, 1-मेथॉक्सी प्रोपेन, यहाँ पे क्या हो गया आपका 2-मेथॉक्सी प्रोपेन हो रहा ना। तो यहाँ पे स्थिति इसकी क्या हो जा रही है, भिन्न भिन्न हो जा रही है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आपको ऐसे दिया गया हो तो इसको देखिए मिटा दें। चलिए ठीक, ये समझ गए दूसरा। हाँ तो देखिए दूसरा आप ये लिख लीजिए, जैसे ये आपका दिया गया है C2H5, ये आपका O है, इस साइड भी क्या दिया गया है CH2, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे आपका CH3। तो इसका देखिए नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा क्या है, ये एथिल है और ये आपका क्या है, प्रोपिल है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा आपका 1-एथॉक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपेन। यही हो जाएगा ना 1-एथॉक्सी प्रोपेन। अब इसकी स्थिति को क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, यही जो आप इसमें किए थे, यही हो जाएगा C2H5 आपका क्या है, यहाँ पे O है। अब इसकी स्थिति में फिर यहाँ पे देखिए बदल रहे हैं, यहाँ पे CH है और यहाँ पे भी आप क्या कर दिए CH3। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-एथॉक्सी क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा 1 2 3 2-एथॉक्सी प्रोपेन, ये नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो ईथर होते हैं 3 प्रकार के समावाद क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहला आपका क्या था, क्रियात्मक समावाद, दूसरा क्या था, मध्यावता था, तीसरा क्या आपका स्थिति समावता, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या पढ़ते हैं, ईथरों की संरचना, ठीक है। ईथरों की संरचना मैं वैसे बता दूंगा, लिखाऊंगा नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए ईथरों की संरचना क्या पढ़ेंगे, ईथरों की संरचना, ठीक है ना, कि जो आपके ईथर है उसकी संरचना कैसे हुई है। देखिए ईथरों की संरचना यहाँ पे आप लोग जानते होंगे, जो ईथर होते हैं ये क्या होते हैं, ये C है, आप ये मान लीजिए ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी आपका ये लगा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे 3 आपके क्या लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये क्या है आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। और यहाँ पे आपका देखिए 2 ये आपके लोन पेयर, यही तो ईथर हैं। अब देखिए यहाँ पे ईथर में यही ईथर, इससे पहले पढ़े थे अल्कोहल पढ़े थे और क्या पढ़े थे आप, फिनॉल पढ़े थे, ठीक है ना। अब इन सब में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। देखिए अब देखिए ये कार्बन है, कार्बन में ये क्या किससे जुड़ा है, sp3 से, ठीक है, किससे जुड़ा है sp3, यहाँ पे भी इसका sp3 से ये दोनों जुड़े हैं, ठीक है ना। जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये दोनों किससे जुड़े हैं, sp3 संकरित कक्षक से क्या हुए हैं, ये जुड़े हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके पास 2 अतिरिक्त क्या है आपका sp3 संकरित कक्षक हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसके पास देखिए क्या है, 2, एक ये है एक 2 है, इसके पास क्या है 2 sp3 संकरित कक्षक हैं, ठीक है ना। अब देखिए sp3 संकरित कक्षक, ये 2 संकरित कक्षक है और ये आपके क्या है एल्किल समूह है, 2 क्या है आपके एल्किल समूह है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एल्किल समूह है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए बड़े एल्किल समूह कह सकते हैं कि एल्किल समूहों के मध्य
के मध्य प्रतिकर्षण समूहों के मध्य प्रतिकर्षण बल के कारण ईथर का आबंध कोण क्या हो जाता है आपका 111.7 कितना हो जाता है 111.7 डिग्री होता है, ठीक है ना, होता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं, जो यहाँ पे ये होता है एल्केन समूह का क्या होता है, यहाँ पे प्रतिकर्षण, एल्केन समूह के मध्य क्या लगता है प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है इसका जो आबंध रहता है ये कितना हो जाता है 111.7 डिग्री, कितना होता है 111.7 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी संरचना कैसे हुई है ईथर की, ईथर में ये जो कार्बन है यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये sp3 ये सिग्मा सिग्मा आबंध से जुड़ते हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या होते हैं सिग्मा सिग्मा आबंध से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है ना। अब इस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या है 4 कक्षक हैं, 2 क्या कक्षक है ये कार्बन कार्बन से जुड़े हैं sp3 संकरित, ठीक है, और क्या है 2 आपके बचे हुए जो sp3 संकरित क्या है जो बचे हुए हैं, तो इन्हीं के कारण देखिए इनमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यही आपका क्या है एकाकी, इसको कहते हैं लोन पेयर, इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब मैं इसकी देखिए संरचना बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए कैसे बना है, देखिए ईथर, सबसे पहले देखिए मैं ईथर का बना रहा हूँ, देखिए आपका ईथर ये मेथिल मान लीजिए ये मेथिल वाला कार्बन है, ठीक है, इस पर देखिए एक जो कार्बन रहता है ये आपका sp3 ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है और 3 क्या होता है आपने ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और छोटा इस साइड नीचे बना लीजिए, यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ पे आपका ये कार्बन बना दिया, एक ये आपका ये हो गया sp3 कक्षक और ये आपके 3 ये sp3 कक्षक हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपकी ऑक्सीजन हो जा रही है और ये आपका क्या हो रहा है ये भी कार्बन है, तो ऑक्सीजन देखिए sp3 कक्षक से अपना ये जुड़ी हुई है और भी एक जो ऑक्सीजन का कक्षक है वो इस कार्बन से sp3 से जुड़ा हुआ रहता है और ये जो 3 रहते हैं अपना sp3 ये हाइड्रोजन से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये देखिए क्या है sp3 कक्षक किससे जुड़ा है sp3, इसका इलेक्ट्रॉन है x से दर्शा दे रहे हैं इसको डॉट से, इसको भी x डॉट से कर सकते हैं, ये भी देखिए sp3 से आबंध से जुड़ा है, ये भी आपका देखिए sp3 और यहाँ पे सब एक एक क्या लगी हुई है हाइड्रोजन लगी हुई है, क्या लगी हुई है आपकी हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है, ये क्या है आपकी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये भी आपकी हाइड्रोजन, तो इसमें देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक आपका हाइड्रोजन का एक आपका कार्बन का, ठीक है, तो ये सब भी क्या है आपके sp3 संकरित कार्बन से जुड़े हैं, ये भी इसका sp3 ये भी sp3 ये भी sp3, ठीक है, ये भी sp3 ये भी क्या है sp3 और आपका ये भी sp3। अब देखिए जो इसके पास 2 हैं यहाँ पे 2 क्या है आपके जिसको कहते हैं आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, समझ रहे हैं ना, तो इसके पास देखिए क्या है यहाँ पे यही दोनों क्या है आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, क्या कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यही है ना। अब देखिए इसमें यही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, देखिए यहाँ पे जो ये बन रहा है यहाँ पे ये जो कार्बन और यहाँ से लेकर के इसका जो ये बंद रहता है, इसको देखिए मैं एक और ऐसे बना दे रहा हूँ सेम इसी को, ये आपका क्या है ये कार्बन बीच में है, इस साइड आपका CH3 समूह लगा हुआ है, इस साइड भी आपका क्या लगा है CH3 लगा, ठीक है,
यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे भी लगी हुई 3 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे ये आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए इनका ये जो क्या होता है एंगल हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 11.7 क्या हो जाएगा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये इनका आबंध कितना रहेगा 141 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका ईथर का था। अब वैसे ही आपने फिनॉल का देखा था, आपने अल्कोहल का देखा था, ये सी था, यहाँ पे ये 3 आपकी हाइड्रोजन लगी हुई थी, ये था, और यहाँ पे क्या था आपका H था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या था, ये बल्कि ये क्या था हाइड्रोजन था। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा था, उतना आकर्षण बल नहीं कर पा रहा था, जिससे ये क्या हो जा रहा था, झुक जा रहा था, जिससे इसका क्या हो जा रहा था, आपका एंगल क्या हो जा रहा था, आपका अल्कोहल का कम हो जा रहा था। कितना हो रहा था 108.9 डिग्री, यही हो रहा था ना 108.9 डिग्री। ठीक है, ये किसका था, आपका अल्कोहल का था। इससे अब देखिए फिनॉल का भी देखे थे, फिनॉल का कितना होता था 109 डिग्री होता था। तो फिनॉल का आपने यही देखा था कि ये आपने मान लिया कि ये आपका फिनॉल है, और यहाँ पे लगा हुआ है एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे इसका जो आपका एंगल रहता था 109 डिग्री होता था। तो यहाँ पे यही कह सकते हैं, इसकी संरचना देखिए ऐसे हुई है। यहाँ पे जो sp3 संगृहीत कार्बन से, ये दोनों ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन से, और इसका क्या है ये 2 ये sp3 संगृहीत ये जो आपके हैं, आपके ये क्या है खाली है, समझ रहे हैं ना, आपके जो sp3 संगृहीत कक्षक क्या है वो खाली है। अभी इनमें क्या होगा, यहाँ पे 2 एल्किल समूह के कारण इन पर प्रतिकर्षण होता है, जिससे ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से फैल जाते हैं, जिससे इनका एंगल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका इसमें इथरो की संरचना में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे आप लोग देखिए इसको अपने से भी पढ़ लेंगे तो भी समझ जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। अभी देखिए आगे ये आपका क्या पढ़ाना, इथरो के निर्माण की विधियाँ। ठीक है, तो आगे इथरो की निर्माण की विधियाँ पढ़ेंगे। ओके।